हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। सॉल्यूशन की स्टडी में अपन एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वर्चुअल वर्क, जो कि स्टैटिक्स के बुक का टॉपिक है। देखिए, वर्चुअल जो वर्क है अपने पास उनसे संबंधित अभी तक 3 प्रश्न आए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 में, 2015 में और 2013 में ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो एक बिल्कुल सेम है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को हल करना अपन को। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए अपन को देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या वर्चुअल वर्क क्या होता है या उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, उनको अपन को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो, पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा किस टाइप का प्रश्न अभी तक पूछा गया है। तो एक प्रश्न को अपन देख रहे हैं, एक बार देखो। प्रश्न आपको दिया है कि कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय न छोड़े जाने वाला बल। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि किन किन बलों को अपन नहीं छोड़ सकते कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय। तो देखो, कल्पित कार्य का समीकरण कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या नियम है। ठीक है ना, तो उसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं, 2 सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो देखो, अपन चलते हैं थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो देखो वर्चुअल वर्क क्या होता है, ठीक है ना, और नॉर्मल वर्क क्या होता है। तो देखो, अपन क्या करते हैं, अभी तक अपन ने पढ़ा होगा कि किया गया कार्य कितना होता है। तो किए गए कार्य में और वर्चुअल वर्क में या आभासी कार्य में क्या फ़र्क होता है। ठीक है ना, जनरली जो अपने पास जो कार्य होता है वो अपन कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, और क्या बोल देते हैं, बल और जो बल सदिश और विस्थापन सदिश का जो अदिश गुणनफल होता है वो भी क्या होता है, एक वर्क होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ इन दोनों में क्या फ़र्क हो गया। देखो, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है वो आभासी होता है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वास्तविक डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब किसी एक वस्तु के ऊपर बल लगाने पर अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन वास्तविक रूप में होता है तो वहाँ पे अपन यूज करते हैं वर्क डन, मतलब किया गया कार्य कितना होगा, और उसको कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, ये फोर्स तो वास्तव में रियल होता है। ठीक है ना, यहाँ कोई फोर्स आभासी नहीं होता है, फोर्स तो हमेशा फोर्स होगा ही, और फोर्स जब तक नहीं लगेगा तो विस्थापन को तो अपन मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि अब बिना फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स तो दोनों में रियल होगा, वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ जो आभासी कार्य होगा वो वहाँ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है ना, आभासी विस्थापन आता है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि ये बोर्ड है, ठीक है ना, अब इस पर कोई फोर्स लग रहा है और इसमें कोई विस्थापन हुआ होगा। ठीक है, तो जो विस्थापन है उसको अपन क्या मानते हैं, आभासी मानेंगे। ठीक है, इन जनरली तो देखो कोई विस्थापन नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अब ये साम्यावस्था के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने पास जो किया गया आभासी कार्य लगाए गए फोर्स की वजह से कितना होगा उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क और जो रियल वर्क होता है उसमें क्या फर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन को प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये 2 टाइप से अपन डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टेड ऑन ए पार्टिकल। ठीक है, बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे कौन से बल हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल के अंदर है या एक ही प्लेन के अंदर है, वो एक पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, तब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा। और जब एक रिजिड बॉडी के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हो तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होगा। ठीक है, ये 2 टॉपिक इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी डेरिवेशन है। देखो, हमने पहले से इसके स्लाइड बना ली है क्योंकि इसके थ्योरेटिकल पार्ट है, तो समय आपका ज़्यादा जाता, अपन लिखते टाइम अगर मैं बोलता रहता समय ज़्यादा जाता, तो इसको पहले से हमने इसके स्लाइड बना लिए। अपन को केवल समझने से मतलब है। ठीक है ना, अपने पास इसके कॉन्सेप्ट को यूज करना है वहाँ अपन को क्वेश्चंस में। देखो, तो अपन पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि पहले तो देखो, ये देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, कि अपन को द सॉल्व द प्रॉब्लम अंडर इक्विलिब्रियम ऑन कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, अपने पास फोर्सेस कैसे होने चाहिए, सबसे पहले तो वो समतलीय होने चाहिए, मतलब उन लगने वाले सभी बलों की जो क्रिया रेखा है वो एक ही समतल में होनी चाहिए या एक ही तल में होनी चाहिए। तो अपन क्या बोलते हैं, उनको कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। और उन फोर्स को क्या बोला जाते हैं, जो एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं उनको बोलते हैं कनकरेंट फोर्सेस, मतलब बलों की क्रिया रेखाएं केवल एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तो उनको अपन कनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर साम्यावस्था की बात हो रही है। ठीक है ना, अंडर इक्विलिब्रियम। ठीक है,
जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका अपन ये ध्यान रखना है कि इसके साम्यावस्था के लिए अपन जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको अपन वर्चुअल वर्क से हल करेंगे। ठीक है, अब साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था का मतलब आप सिंपल निकाल सकते हो, आप भौतिक विज्ञान में शायद आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। क्या होता है साम्यावस्था? कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु साम्यावस्था में तब होती है जब उसके ऊपर लगने वाले सभी बलों का जो नेट अपन फोर्स निकालेंगे वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स को आप स्टैटिक्स में आप अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। ठीक है ना, रिजॉल्व पार्ट में तोड़ सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग जो रिजॉल्व पार्ट है वो भी 0 होना चाहिए, तभी वो साम्यावस्था में होता है। लेकिन साम्यावस्था देखो 2 प्रकार की होती है, एक तो रैखिक साम्यावस्था, एक घूर्णन साम्यावस्था। क्योंकि कोई भी समतल में कोई भी चीज़ होगी, उसके ऊपर बहुत सारे बल लग रहे होंगे, तो उसके पास 2 प्रकार की मोशंस हो सकती है। कौन सी? एक तो ट्रांसलेशन मोशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास जैसे मान लो ये पेन है, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या क्या हो सकता है? ये तो डिस्प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? रोटेट कर सकता है। एक समतल में ये पॉसिबिलिटी है कि या तो ये ट्रांसलेट करे, स्थानांतरित गति करे, या फिर क्या करे? घूर्णन गति करे। ठीक है, बशर्ते कि जो कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है ना, अगर कोप्लेनर फोर्सेस नहीं होंगे तो अपनी अक्ष के ऊपर भी घूर्णन कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन ने देखा है कि एक अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है तो अपन आघूर्ण निकाल लेते हैं, वहाँ आघूर्ण आता है। ठीक है ना, लेकिन अपने पास क्या होना चाहिए? लेकिन उस बल की क्रिया रेखा जो अदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनके बल की क्रिया रेखा के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा चलेगा नहीं। ठीक है ना, अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे कोप्लेनर फोर्सेस। क्या याद रखना है? कोप्लेनर फोर्सेस के लिए अपने पास जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होंगे वो किस प्रकार से डील करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट को अपन लेते हैं। पहला पॉइंट अपने पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए पार्टिकल एक्टेड upon by a number of forces be in equilibrium is that the sum of virtual works done by the forces in any small virtual displacement consistent with the geometrical condition of the system is 0। देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इसके जो मेन जो बात है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात अपने पास क्या होनी चाहिए? साम्यावस्था होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो जो डिस्प्लेसमेंट अपन मानेंगे वो स्मॉल मानेंगे। ठीक है ना, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्मॉल मानेंगे। ठीक है ना, देखो ये फोर्सेस इस प्रकार से लगे हुए हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि जो अपने पास जो भी फिगर है उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, जैसे एक रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। अब क्या करेंगे? फोर्स की प्रवृत्ति तो क्या होती है? ठीक है ना, संकुचित करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है? रिजिड बॉडी के कोई भी दो बिंदु अगर आप उठाओगे तो उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? समान बनी रहनी चाहिए जब आपके पास फोर्स कार्य करता है। ठीक है, तो ये लाइन हमेशा यूज की जाएगी वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट में। कंसिस्टेंट विद द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज 0। मतलब वर्चुअल वर्क डन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। अब चाहे वो एक पॉइंट के लिए बात हो, चाहे रिजिड पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट के लिए ऊपर बात हो। तो देखो कैसे है, क्या है इसके पीछे का रीजन, कैसे करते हैं अपन। देखो माना लेट द पॉइंट बी ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, लाइक एज F1 F2 F3 F4 डॉट डॉट सो Fn। ठीक है, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो इस बिंदु के ऊपर बहुत सारे बल कार्य करने के कारण इसका जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अपन मान लेते हैं ये ओ डेस वाली स्थिति के ऊपर आ जाता है, जहां पर अल्फा बीटा क्या हो गए? ओ डेस के कोऑर्डिनेट हो गए। या आप ये कह सकते हो एक्स की दिशा में अल्फा विस्थापन हो गया और वाई की दिशा में कौन सा विस्थापन हो गया? बीटा। ठीक है ना, और अल्फा और बीटा क्या है? बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो देखो अपन स्टैटिक्स में ये अच्छी बात रहती है कि अपन सारे बलों को एक साथ काम में ना लेकर एक फोर्सेस की वजह से अगर अपन इफेक्ट देख लें तो अपन आराम से उसको एन फोर्सेस के लिए अपन कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या चीजें मान रखी है। लेट Fi बी द नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टेड ऑन ए पार्टिकल ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, जिनको अपन ने क्या नाम दिया? Fi। आई का मान 1 2 3 4 5 आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, और क्या माना कि Xi एंड Yi बी द रिजोल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन OX एंड OY। क्योंकि रिजोल्व पार्ट अपन निकालते हैं किसी भी फोर्स के, वो तो हमेशा 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अपन ने मान लिया कि Xi और Yi क्या है? इनके रिजोल्व पार्ट है। ठीक है, अब अपन एक फोर्स के लिए काम करेंगे, किसके लिए? F1 के लिए। मान लेंगे कि इस F1 जो फोर्स लग रहा है इस ओरिजिन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, इसका जो x की दिशा में जो रिजोल्व पार्ट है वो कौन है? X1 है, और y की दिशा में क्या है? रिजोल्व पार्ट क्या है? Y1। अब देखो
आप जनरल जो वर्क लिखते हो, रियल वर्क लिखते हो, ठीक है ना, वहाँ फोर्स इंटू विस्थापन आता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट जो जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है उन वहाँ से कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन एक फोर्स के वियोजित भाग अगर आपको दे रखे होते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य या रिजल्टेंट फोर्स के जो घटक हैं, ठीक है ना, जो रिजोल्व पार्ट है उनके द्वारा किए गए कार्य का सम करोगे तो वो किस कार्य के बराबर आएगा, परिणामी बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, केवल एक F1 फोर्स काम में लिखें, ठीक है। देखो वर्चुअल वर्क डन बाई F1, ठीक है। तो F1 के जो वियोजित भाग थे वो कौन से थे, x1 और y1, ठीक है। और जो वर्क होता है वो क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। और यहाँ पे x की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा था पीछे वाले डायग्राम में, अल्फा, और y की दिशा में कितना हो रहा था, बीटा। तो देखो जो वर्क होगा इस F1 फोर्स के कारण जो वर्चुअल वर्क होगा वो कैसे होगा, वर्चुअल वर्क डन बाई x1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई y1, ठीक है ना, क्योंकि x1 की दिशा में बल कार्य कर रहा है, y1 की दिशा में बल कार्य कर रहा है, ठीक है ना, मतलब y की दिशा में बल कार्य है वो y1 है, और x की दिशा में जो कार्य कर रहा है वो बल कौन सा है, x1 है, ठीक है। तो देखो बल गुणा क्या होगा, आभासी विस्थापन। तो आभासी विस्थापन x की दिशा में कितना है, अल्फा x1 प्लस बीटा y1। देखो प्रत्येक बल के लिए जो अपने पास जो विस्थापन होगा ये अल्फा और बीटा है, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर्स वर्क्स डन बाय द ऑल फोर्सेस। ऐसे ही अपन F2 के लिए निकाल लेंगे। F2 के लिए कैसे निकालेंगे, अल्फा x2 प्लस बीटा y2। इसी प्रकार अगर अपन F3 के कारण निकाले तो क्या हो जाएगा, अल्फा x3 प्लस बीटा y3, ठीक है। तो देखो अब अपन ये मान लेते हैं इन सभी फोर्स, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अपने पास, उनके द्वारा जो किया गया वर्चुअल वर्क है वो क्या है, अपने पास W है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो लेट W बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क्स डन बाय द ऑल फोर्सेस, देन क्या लिखेंगे, वही रिजल्टेंट वाला यूज करना है कि अपन ने क्या किया, समेशन कर दिया, सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य का एल्जेब्रिक सम कर दिया अपन ने, अल्फा x1 प्लस बीटा y1। अब देखो इस समेशन से अल्फा और बीटा बाहर आ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्यों, अपन को क्या पता कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो अल्फा मान लो, ये अल्फा कम हो जाए, ये अल्फा बीटा ज्यादा हो जाए, या फिर F2 F1 से ज्यादा होने के कारण ये इसको ज्यादा खींच ले या फिर इसको ज्यादा खींच ले, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो अपने पास क्या होगा, इस समेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अल्फा समेशन x1 प्लस बीटा समेशन y1, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 1 काम ले लिया। अब नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है लेट द सिस्टम बी इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैंने बताया अभी आपको कि साम्य अवस्था में कब होता है, उसकी रेखिक साम्य अवस्था होनी चाहिए और उसकी घूर्णन साम्य अवस्था होनी चाहिए, मतलब टॉर्क 0 होना चाहिए और फोर्सेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, एक पॉइंट के ऊपर जब बहुत सारे समतलीय बल लग रहे हो तो इस पॉइंट की जो ये पॉइंट कौन सी गति कर सकता है, केवल किसी की, इसके पास एक ही प्रकार की गति होगी, ठीक है ना, ये किसा की सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, स्थानांतरित गति होगी, ठीक है, रोटेशन तो इसके पास होगा नहीं, ठीक है, इसलिए अपने पास क्या आ गया, रोटेशन वाला कंपोनेंट आएगा नहीं अपने पास, घूर्णन वाला कंपोनेंट यहाँ पे इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इज इन इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इसकी रेखिक साम्यावस्था होनी चाहिए। अब रेखिक साम्यावस्था क्या होती है, लगने वाला जो बल है, टोटल बल है, वो क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा समेशन x1 बराबर 0, डेल्टा समेशन y1 बराबर 0। ये x1 और y1 क्या है, कम रिजोल्व पार्ट है F1 की, और समेशन का मतलब क्या हो गया, सभी बलों के रिजोल्व पार्ट x की दिशा में, और समेशन y1 का मतलब क्या हो गया, सभी बलों के रिजोल्व पार्ट y की दिशा में, ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी तो 0 हो सकता है फोर्स, ठीक है ना। फोर्स 0 हो गया और तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, लेट द वर्चुअल वर्क इज क्या होना चाहिए, 0। वर्चुअल वर्क को अपन क्या मान लिया, 0। अब वर्चुअल वर्क का मतलब क्या था, अल्फा समेशन x1 प्लस बीटा समेशन y1 इक्वल टू 0। देखो अल्फा और बीटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अल्फा और बीटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन 0 होंगे, समेशन x1 और समेशन y1 0 होंगे। अगर आपको ऐसे भी पता नहीं लगता है तो अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू मान लेते हैं अपन, अल्फा डैश और बी अल्फा बीटा डैश, ये 2 स्थितियां हैं अपने पास, ठीक है। अल्फा और बीटा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो अपन ने 2 स्थितियां मान ली, ठीक है। अब अल्फा डैश बीटा विस्थापन हो तो अपने पास जो वर्क इक्वेशन है ये कैसे लिख सकते हैं, अल्फा डैश समेशन x1 प्लस बीटा समेशन y1 इक्वल टू 0। इस वाले के लिए कैसे लिखेंगे, अल्फा समेशन x1 प्लस बीटा डैश समेशन y1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इनको समीकरण 1 में से घटा दो,
ये अपने पास समीकरण एक ही था पीछे वाले मतलब स्लाइड पर। तो इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, देखो ये वाला सेम और ये वाला सेम हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे। अपने पास क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा डैश समेशन x1 इक्वल टू 0। अब अल्फा और अल्फा डैश तो बराबर है नहीं क्योंकि अपन ने अलग लिया है, ठीक है ना, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट अलग लिया है। इसका मतलब समेशन x1 क्या हो गया 0 और समेशन x1 और समेशन y1 0 होने का मतलब क्या हो गया कि टोटल जो फोर्सेस है वो क्या हो गया 0। इसका मतलब टोटल फोर्स 0 होने का मतलब क्या हो गया, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम साम्य अवस्था में है। तो नेसेसरी कंडीशन साम्य अवस्था में है तो वर्चुअल वर्क क्या हो गया 0 और वर्चुअल वर्क 0 है सफिशिएंट कंडीशन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं कि जब ये जो लगने वाले जो बहुत सारे बल हैं वो रिजिड बॉडी के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर कार्य कर रहे हो। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ऑन रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी पर किस प्रकार से बिहेव करेगा, देखो रिजिड बॉडी होगी तो उसके साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी आ जाएगा, और ट्रांसलेशन के साथ रोटेशन आता है तो रोटेशन का एक कंपोनेंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा वर्क इक्वेशन के अंदर। कौन से वर्क इक्वेशन, कल्पित कार्य के समीकरण में रोटेशन वाला एक पार्ट और आ जाएगा। देखते हैं, लेट एफ आई बी कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट द ए आई एक्स आई वाई आई ऑफ द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, और फोर्सेस कैसे हैं, समतलीय बल कोप्लेनर फोर्सेस है। लेट एक्स एंड वाई आई बी द रिजोल्व पार्ट ऑफ एफ आई अलोंग एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये वही चीज है जैसा भी अपन ने किया कि एक्स आई को क्या मान लिया, एक्स की दिशा में वियोजित भाग, और वाई आई को क्या मान लिया, वाई की दिशा में रिजोल्व पार्ट या वियोजित भाग, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी लेट, अगर मान लो अपन ने माना कि रिजिड बॉडी के ऊपर बहुत सारे बल लगने से रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी के अंदर विस्थापन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आता है, और तो तब क्या होगा, ए आई की पोजीशन क्या हो जाएगी, ए आई डैश एक्स आई डैश वाई आई डैश बी द न्यू पोजीशन ऑफ ए आई ड्यू टू स्मॉल वर्चुअल रोटेशन थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा एंड वर्चुअल ट्रांसलेशन डेल्टा ए डेल्टा बी अलोंग एक्सिस। ऐसा क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी क्या हो सकती है, देखो ये जैसे मान लो रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी खिसक सकती है और रोटेशन कर सकती है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें रिजिड बॉडी के साथ पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉइंट तो ट्रांसलेशन ही करेगा और बहुत सारे बिंदु हो तो क्या पता कौन सा फोर्स ज्यादा है, ज्यादा फोर्स होगा तो उसको क्या करेगा, टर्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और टर्न होने का मतलब, घूमने का मतलब क्या होता है, रोटेशन, ठीक है। तो अपन ने दोनों स्थितियां मान ली, ठीक है। देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। अब अपन क्या करेंगे, वही, ठीक है ना, स्टैटिक्स की खूबी यही है कि अपन एक पॉइंट के लिए काम करेंगे और सबके लिए जनरल इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तो देखो A1 के लिए काम कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। पहले पोजीशन रिजिड बॉडी के अंदर इस पॉइंट की पोजीशन अपने पास A1 X1 Y1, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहां से रोटेट हुआ डेल्टा थीटा, ठीक है, रोटेशन आया डेल्टा थीटा, फिर क्या हुआ, इसके अंदर स्थानांतरित गति हुई, इसका मतलब x की दिशा में विस्थापन डेल्टा ए और y की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा बी। ये विस्थापन होने के बाद इसकी जो पोजीशन बनी वो क्या है, a1 डैश x1 डैश प्लस y1 डैश। ये कब हुआ, जब इसके ऊपर फोर्सेस कौन से काम कर रहे थे, x की दिशा में x1 और y की दिशा में y1। मतलब ये क्या है, इस F1 के जो वियोजित भाग थे उनके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस वजह से इसकी जो पोजीशन आई, ठीक है ना, वो कौन सी आई, a1 डैश x1 डैश प्लस y1 डैश, ठीक है, डेल्टा थीटा। इसको अपन मान लिया रेडियस वेक्टर r। अब अपन क्या करेंगे, वही क्या लिखेंगे, वर्चुअल वर्क डन बाई F1। तो वर्चुअल वर्क डन बाई F1 क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बाई x1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई y1। तो देखो अब देखो बल x की दिशा में बल कितना है, x1, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अलोंग OX, x1 की दिशा में क्या होना चाहिए, आभासी विस्थापन होना चाहिए, प्लस y1 की दिशा में क्या होना चाहिए, आभासी विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब आभासी विस्थापन कितना होगा, पहले से पोजीशन x1 y1 थी और बाद में कितनी होगी, x1 डैश और y1 डैश, तो क्या होगा, अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आभासी विस्थापन कितना हुआ, ये x1 डैश है, ये x1 है, तो कितना हो जाएगा, x1 डैश माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, x1 डैश माइनस x1, ये y1 फोर्स y की दिशा में, y1 डैश माइनस y1 y की दिशा में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इनके वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो ये x1 y1 है, तो पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, x1 बराबर r cos थीटा, y1 बराबर r sin थीटा। इसी प्रकार x1 डैश और y1 डैश क्या हो जाएगा, देखो r और इसके लिए थीटा और कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। तो देखो इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा, r cos थीटा प्लस डेल्टा ए, r sin डेल्टा थीटा प्लस थीटा डेल्टा बी। ये अपने पास क्या हो जाएंगे, x1 डैश और y1 डैश, यहाँ अपन वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखो
देखो तो क्या हुआ अपने पास x1 डैश की वैल्यू पुट कर दी अपन ने r cos थीटा प्लस डेल्टा a माइनस x1 प्लस y1 r साइन डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा b माइनस y1। ठीक है, ये एक बार आप नॉर्मली समझ लो, फिर अपन को तो याद रखना है w बराबर 0, बस ये याद रखना है। ये केवल समझने के लिए कि भाई कैसे आया, नहीं आप डायरेक्ट करोगे तो पता नहीं लगेगा इन चीज़ों का। अब देखो आपने फॉर्मूला लगा दिया cos a प्लस बी का, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अगर साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन थीटा प्लस कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ये जो रोटेशन हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सब क्या है, स्मॉल है। ठीक है ना, वर्चुअल वर्क हमेशा अपन स्मॉल ही लेंगे, नहीं वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल जो रोटेशन होगा उनको स्मॉल ही लेना है। मतलब वास्तव में इतना ज़्यादा थोड़ी होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वास्तव का कार्य हो जाएगा वो तो। ठीक है ना, तो वर्चुअल के लिए तो अपन क्या देंगे, वैसे अपन को केवल फील हो रहा है, आभास हो रहा है। ठीक है ना, मान लेंगे कि वो घड़ी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, बाकी है अपनी पोजीशन वैसा थोड़ी है, वहाँ से उठ के नीचे आ गई। ठीक है, तो देखो तो साइन डेल्टा थीटा, तो जब डेल्टा थीटा अपन छोटा लेते हैं तो साइन डेल्टा थीटा को मान क्या रखता है, डेल्टा थीटा, और यहाँ पे कोस क्या हो जाता है, 1 मान हो जाता है। यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, दिस गोज टू 1, ये 1 पे चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा थीटा पे चला जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल्टा थीटा पे आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, r कोस थीटा माइनस r डेल्टा थीटा साइन थीटा प्लस डेल्टा a माइनस x1 r साइन थीटा, ठीक है, प्लस r कोस थीटा डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा b माइनस y1। तो देखो इन दोनों टर्म्स को देखो, x ये किसके बराबर है, x1 के बराबर, ये x1 बराबर r कोस थीटा, y1 बराबर r साइन थीटा। ठीक है ना, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है। देखो और r साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, y1, तो y1 डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा a प्लस y1 x डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा b। तो नेक्स्ट कंडीशन पे चले तो w1 क्या है अपने पास, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा y1, सॉरी डेल्टा a x1 प्लस डेल्टा b y1 प्लस डेल्टा थीटा को कॉमन ले लिया, y1 x1 माइनस x1 y1। अब अपने पास सभी बलों के कारण इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, w बराबर डेल्टा a समेसन x1 प्लस डेल्टा b समेसन y1 प्लस डेल्टा थीटा समेसन y1 x1 y1। ठीक है, वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की, जब नेसेसरी कंडीशन मतलब ठीक है साम्य अवस्था में हो। ठीक है ना, तो ये साम्य अवस्था में होंगे तो x1 और y1 इनका मान सबका क्या हो जाएगा, रोटेशनल साम्य अवस्था, और रैखिक साम्य अवस्था 0 होने पर वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। और वर्क डन 0 होगा तब अपन क्या करेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा टी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो 3 कंडीशन बना के वापस पुट कर लेना, डेल्टा ए डैश डेल्टा बी और डेल्टा थीटा, 3 इक्वेशन बना के देखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या है, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, फिर एक दूसरे में से घटाओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वाले फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है ना, डेल्टा समेसन x1 इक्वल टू 0 समेसन y1 इक्वल टू 0, और ये रोटेशन, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ड्यू टू रोटेशन है, और ये अपन ने भी देखा ही था पहले। ठीक है ना, ये x की दिशा में विस्थापन, ये y की दिशा में विस्थापन, और ये क्या था, गुणन था। ठीक है ना, छोटा गुणन था, और ये क्या आ गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, तो यहाँ अपन क्या याद रखना है अपन को कि वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0। ये कॉन्सेप्ट है, इन दोनों चीज़ों से ये चीज़ निकल के आई है कि जो वर्चुअल वर्क है वो क्या होना चाहिए, 0। अब वर्चुअल वर्क का समीकरण लिखते समय, ठीक है, किन बलों को आप छोड़ सकते हो, मतलब ओमिटिंग फोर्स कौन कौन से होंगे, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो उससे पहले देखो स्ट्रिंग के अंदर और रोड के अंदर जो अपने पास जो वर्चुअल वर्क लिखते हैं वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक ये जो अपन ने देखा उसको एक बार आप वापस रिवाइज करोगे 1-2 बार तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। याद आपको ये रखना है कि W बराबर 0। अब W कौन सा है, वर्चुअल वर्क बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।